बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी व्हाट इज़ 26th अमेंडमेंट। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ 26th अमेंडमेंट। अब 26th अमेंडमेंट के बारे में क्या है, इसको बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन काफ़ी लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रही है कि 26th अमेंडमेंट बेसिकली है क्या। 26th अमेंडमेंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये अमेंडमेंट है क्या। ठीक है, अमेंडमेंट क्या है। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये एक रूल बनाया था कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म नहीं हो सकता। अब इससे क्या मुराद है, जैसा कि माजी में देखा गया है 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशंस को ख़त्म कर दिया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारी ऐसी वजूहात थी जो इस्लामिक स्टेट या एट उस टाइम के कंट्री की इकोनॉमी या स्टेबिलिटी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। और तीसरा, इसका जो मेन पर्पस था इन कॉन्स्टिट्यूशंस को ख़त्म करने का, वो सबको पता है, पॉलिटिक्स। ठीक है, तो 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना गया था, सबको यकीनन पता होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने में एक अहम किरदार अदा किया था। तो उन्होंने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक ये बात भी ऐड की थी कि ये ख़त्म नहीं हो सकता, इसको एब्रोगेट नहीं किया जा सकता किसी भी बुनियाद पे। अब जब ख़त्म नहीं होगा, वक्त गुज़रता है, उसके साथ वक्त में माशरे में कानून में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। अब उन चेंजेस को कैसे हल किया जाए, उनके साथ कैसे डील किया जाए, तो इसके लिए एक हल ये था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। अब अमेंडमेंट क्या होती हैं? चेंजेस और एडिशन। ठीक है, चेंजेस और एडिशन इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। चेंजेस एंड एडिशन इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब इस बात से ये बात वाज़ा है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं किया जा सकता, उसमें अमेंडमेंट लाई जा सकती हैं। अमेंडमेंट क्यों लाई जाती हैं? ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में वक्त के मुताबिक जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, उनके मुताबिक लॉस को या उसके अंदर रिव्यू किया जा सके। अब जो 26th अमेंडमेंट आई है, इट कैरीज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब इसका क्या मतलब है? बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं। अच्छा, जब हम अमेंडमेंट्स का ज़िक्र करते हैं तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 26 अमेंडमेंट्स लाई जा चुकी हैं। इनमें से 18वीं तरमीम 18th अमेंडमेंट काफ़ी मशहूर है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और ये सब इसमें आता है। खैर, 26 अमेंडमेंट से अगर हर एक अमेंडमेंट को भी तफसील से पढ़ा जाए, इसका भी एक अलग लेक्चर है और इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल हम 26 अमेंडमेंट को पढ़ लेते हैं। तो हमने बात की अमेंडमेंट्स क्या होती हैं और 26 अमेंडमेंट को क्या है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। 26 अमेंडमेंट है, इसको क्या कहा गया है? 26th अमेंडमेंट को बाय द गवर्नमेंट या बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स उनकी तरफ से कहा गया है, इट इज़ अ जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, अब जब मज़े की बात यह, जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था
उसमें सेपरेशन ऑफ पावर थी, and obviously when there is separation of power it ultimately develops checks and balance. अब जो सेपरेशन ऑफ पावर थी, इससे जो चेक एंड बैलेंस क्रिएट हो रहा था वो इस तरीके से था कि सेपरेशन ऑफ पावर किस में था, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशियरी। समझ में आ रही है बात? सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर में ज़्यादातर डेमोक्रेटिक स्टेट्स में सेपरेशन ऑफ पावर देखी जाती है, और सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कोई एक इदारा, कोई एक बंदा सारे कानून का, सारे जो भी तरीक़ेकार होता है उनका गवर्नर नहीं होता, मतलब एक बंदे से सारी पावर एसोसिएट्स नहीं करती। अब जब सेपरेशन ऑफ पावर आ जाता है तो जो भी स्टेट है उसके जो भी गवर्नमेंटल या जो भी हेड इदारे होते हैं उनमें इन पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि आवाम की बालादस्ती हो और कोई भी इदारा गैर कानूनी या करप्शन ना करे। अपने हर एक इदारा जवाबदेह होता है दूसरे इदारे के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी में पावर्स डिवाइडेड होते हैं। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट। जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव, इनसे जुडिशरी आज़ाद है। सुना होगा आपने, अदलिया आज़ाद है। खैर, अदलिया आज़ाद थी, अब नहीं रही 26th अमेंडमेंट के बाद से। बात समझ में आ रही है? तो ये जो 26th अमेंडमेंट लाई गई है इसका बेसिकली क्या मकसद है? इसका बेसिकली ये मकसद है कि जो जुडिशियल पावर्स हैं ना, जो जुडिशियल पावर्स हैं इन इंटरप्टिंग स्टेट्स अफेयर्स, उसको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब ये कि अब स्टेट कोई भी काम करना चाहेगी, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल लीडर्स जो भी काम करना चाहेंगे, जुडिशरी कैन नॉट क्वेश्चन डैम। बात समझ में आ रही है? चलिए अब 26 अमेंडमेंट पास कब हुई ये देख लेते हैं हम। 26 अमेंडमेंट 21 अक्टूबर 2024 को पास हुई। इसका तरीक़ेकार ये है कि 28 को ये एनए से, सेनेट से पास हुई, 21 को अक्टूबर को इस पे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त के? आसिफ अली जरदारी। ठीक है, अब हम इस अगर इसको डिटेल में पढ़ें तो इसमें 26 अमेंडमेंट्स में 27 क्लॉजेस हैं जो नए मुतारिफ़ करवाए गए हैं। ठीक है, 27 क्लॉजेस में क्या क्या आ जाता है? जुडिशियल फ्रेमवर्क, एग्जेक्टिव फ्रेमवर्क एंड पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क। ठीक है, इन तीनों हुकूमती इदारों में चेंजेस लाए गए हैं। वो किस तरीके से लाए गए हैं? वो ये कि अब जुडिशल अपॉइंटमेंट, जुडिशियल पावर्स, एडजस्टिंग लीगल प्रोसीजर,
अब इन तमाम मामलात में हुआ क्या है, दे ऑल हैव चेंज्ड नाउ, ठीक है, इन तमाम में चेंजेस लाई गई हैं। वैसे इन्होंने 26 अमेंडमेंट को जुडिशियल एक रिव्यू से हटाने के लिए इसमें दूसरी भी एडिशन की हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से, और इंटरेस्ट रेट जो होता है उसके हिसाब से काफ़ी चेंजेस की हैं, मतलब कुछ चेंजेस की हैं, लेकिन बेसिकली ये जुडिशियल के इर्द गिर्द घूमता है। क्यों घूमता है कि आप अगर इसमें डिटेल में जाएं, पहले कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स या कोई भी स्टेट अफेयर्स, कोई भी किसी भी किस्म का मामला होता था, चीफ जस्टिस हैड द राइट टू आंसर क्वेश्चन डैम। किस तरीके से वो क्वेश्चन करते थे? सू मोटो के ज़रिए। अब सू मोटो के ज़रिए आपने देखा होगा अभी कुछ अरसे पहले काफ़ी मशहूर भी हुआ था ये सू मोटो के केसेस। इसमें सबसे बड़ा क्या था? तजावज़ात का। जो भी नाजायज़ तजावज़ात होती हैं उनको हटाने का जो चीफ जस्टिस साहब ने सू मोटो लिया था वो। उसके अलावा जो जो भी हुकूमती अब नाइंसाफ़ियाँ कह लें या कुछ भी कह लें, तो उस पर अगर जब चीफ जस्टिस को लगता था कि वो गलत है, वो सू मोटो ले लेते थे, या आवाम की तरफ से कोई भी एक मेंबर पिटीशन वगैरह दायर कर देता था। लेकिन अब क्या हुआ, चीफ जस्टिस सू मोटो नहीं ले सकता। अगर बेसिकली देखा जाए तो इस 26 अमेंडमेंट का मकसद ही ये है कि चीफ जस्टिस को सू मोटो से महरूम कर दिया गया। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो थे, अब वो सू मोटो नहीं ले सकते। खैर, हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। अब इसमें मज़ीद क्या हुआ है, जैसा कि मैंने अभी बताया, रिमूवल ऑफ सू मोटो हो गया, रिमूवल ऑफ सू मोटो। इसके अलावा क्या हुआ है, टेन्योर, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस क्या कर दिया गया है? 3 ईयर्स। समझ में आ रही है बात? टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस को 3 ईयर्स कर दिया गया है। अब जो भी चीफ जस्टिस हैं वो 60 ईयर्स की एज में अगर वो अपॉइंट हो जाते हैं तो 63 में वो रिटायर हो जाएंगे, वरना नॉर्मली जस्टिस की रिटायरमेंट की एज होती है 65। ठीक है, तो ये 63 में चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद एक अहम काम ये भी हुआ है, विजिबल है? ठीक है, अब एक काम ये अहम ये भी हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JCP। अब ये JCP क्या है? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब JCP का शुरू से ही ये काम है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, तो अब इसमें JCP की रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है ताकि जब अब जो जजेस अपॉइंट होंगे वो इनके थ्रू होंगे। और जब अगर हम चीफ जस्टिस की बात कर लेते हैं तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में जुडिशल से ज़्यादा पार्लियामेंट्री मेंबर शामिल होंगे। तो क्या हो गया इसमें, आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है ना, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि अब जुडिशियल या चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को एक पॉलिटिकल बना दिया गया है तो किसी तौर भी गलत नहीं होगा। लेकिन पहले भी इसी तरीके से चीफ जस्टिस अपॉइंट होते थे, पहले भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुआ करती थी, लेकिन अब वाज़ा हो गई है। अभी हम इसके पूरे तरीके को डिटेल में पढ़ेंगे कि डिटेल में किस तरीके से चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे। हम पहले अभी इसके बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा इसमें और क्या आया है, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच।
फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अगर हम इसमें देखा जाए तो ये हो गया एक रिमूवल ऑफ सुमोटो, ये एक हो गया टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेसीपी, और ये चौथा हो गया फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब इसका क्या मकसद है? अब इसका ये मतलब है कि इनकी जो पावर थी वो लिमिटेड हो गई है। लिमिटेड इन अ सेंस के अब इनकी जो पहले एक एबिलिटी हुआ करती थी कि दे कैन क्वेश्चन दी स्टेट और गवर्नमेंट इन देयर अफेयर्स, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना ही कोई रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या जो सुमोटो का तरीका था वो इस तरीके से चेंज हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी जिसके ज़रिए काम किया जाएगा, चीफ जस्टिस अकेले नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद क्या है, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट। ये जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया पहले, ये चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट। अब इस प्रोसीजर को काफ़ी लंबा कर दिया गया है। पहले क्या था, अर्लियर क्या था, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो बनते थे चीफ जस्टिस। अब लेकिन ऐसा नहीं है। अब 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से भी सिलेक्ट होगा कोई एक जज फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब इनके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? इनके सिलेक्शन का प्रोसेस ये होगा, एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। विथ इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब है तमाम प्रोविंसेस से होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में माइनॉरिटीज़ होंगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के होंगे, विमेन का अलग कोटा होगा, उसके ज़रिए अब चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे। मतलब ये जो 12 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी कमेटी विथ इक्वल प्रोपोर्शनल। ठीक है। जब 12 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी, ये 12 मेंबर्स किसी 3 जजेस में से एक का नाम नॉमिनेट करेंगे एंड दे विल फर्दर प्रोसीडेड टू प्रेसिडेंट। अगर ये रिजेक्ट हो जाते हैं, जो भी इन्होंने नॉमिनेट किया, अगर वो प्रेसिडेंट की तरफ से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो जो बाकी के 2 बचेंगे, बाकी के उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। देख रहे हैं आप सबके अब इस प्रोसेस को कितना लंबा कर दिया गया है। जो पहले सीनियरिटी बेसिस पे चीफ जस्टिस लगते थे, अब वो तरीक़ेकार ख़त्म हो गया है। अब एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। पार्लियामेंट्री कमेटी 12 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी। वो 3 जजेस का नाम नॉमिनेट करेगी, उसमें से किसी एक को वो नॉमिनेट करेगी। मतलब 3 जजेस होंगे, 3 जजेस में से वो किसी एक का नाम नॉमिनेट करेगी, प्रेसिडेंट को भेजेगी। अगर वो उस जज का नाम प्रेसिडेंट कैंसिल कर देते हैं, जो बाकी के 2 बचेंगे उनका नाम सेलेक्ट किया जाएगा, उनमें से किसी एक का नाम सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। ये जितना भी सारा ये हमने पढ़ा जुडिशियल चेंजेस के हवाले से। जुडिशियल चेंजेस में मैं एक दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जुडिशियल चेंजेस में क्या क्या आया है? रिमूवल ऑफ सुमोटो, ठीक है, टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस दैट हैज़ बिकम टू 3 years नाउ, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ
सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये आ गया तमाम 5 पॉइंट्स जुडिशियल चेंजेस के हवाले से इन 26th अमेंडमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा जो चेंजेस लाई गई हैं अकॉर्डिंग टू इसमें आर्टिकल 9A का जो एडिशन हुआ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि एवरी पर्सन शैल, नज़र आ रहा है, एवरी पर्सन shall be entitled to a clean and sustainable environment as a fundamental right। ठीक है, आर्टिकल 9A वो जो कहते हैं ना कि सालन बना लिया, उसको मज़ीद अच्छा करने के लिए धनिया वगैरह डाल दिया तो सालन हमारा जो बन गया वो जुडिशल चेंजेस से बन गया। उसको मज़ीद अच्छा करने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए एक थोड़ा सा चेंजेस ला दिया गया, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन, ये आ गया। उसके बाद क्या आ गया, एबॉलिशमेंट ऑफ रिबा। रिबा क्या होता है, इंटरेस्ट, एबॉलिशमेंट ऑफ रिबा इंटरेस्ट बाय 1 जनवरी ऑफ 2028। ठीक है, काफ़ी लंबी डेडलाइन है 2028, अभी 5, 25 चल रहा है, 26, 27, 28 में जाके ये इसका ख़त्म करने का अमल जारी होगा, उससे पहले का जो है वो कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद सूमोटो का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सूमोटो जो पहले मैंने अभी बताया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के, वो ले सकते थे, अब ये पावर ख़त्म हो गया है। अब एक जुडिशियल कमेटी बनेगी, अगर कोई भी मैटर ऐसा लगता है जिस पे सू मोटो लिया जाए तो उसके लिए एक जुडिशियल कमेटी बनेगी, फिर वो अंडर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत फिर वो कोई एक सू मोटो लिया जा सकेगा। उसको भी हर सू मोटो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो सू मोटो जो एक चीफ जस्टिस ले सकता था वो ख़त्म हो गया है। उसके अलावा एक बात इसमें और है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, 26 अमेंडमेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपने ऑफिस में ही रहेंगे जब तक नई अपॉइंटमेंट नोटिफाई नहीं हो सकती, नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक जो पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इन ऑफिस रहेंगे। अगर देखा जाए तो ये भी एक तरीके से एक पॉलिटिक्स ही है, अब जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तकरीबन पॉलिटिकल कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमेन्स इन ऑफिस until the appointment of a replacement is notified। जब तक रिप्लेसमेंट की नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक पुराने इलेक्शन का जो चीफ कमिश्नर हैं वो इन ऑफिस रहेंगे। ठीक है, तो 26 अमेंडमेंट में एक और नया आर्टिकल जो है वो भी इंक्लूड किया गया है, आर्टिकल 111। अब इसका क्या मकसद है, जो भी प्रोविंशियल एडवोकेट जनरल्स, ठीक है, जो भी प्रोविंशियल एडवोकेट जनरल्स एंड काउंसिल
वो लीगल डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 111 है वो क्या कहते हैं, जो भी सूबे के प्रोविंशियल एडवोकेट जनरल और उनकी जो काउंसिल होगी वो लीगल डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोविंसेस की। अब जो सिंध का एडवोकेट जनरल है वो सिंध असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकता है लीगल डिस्कशन में, पंजाब का पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा का बलूचिस्तान का, इस तरीके से जो भी प्रोविंशियल वो एडवोकेट जनरल होंगे वो लीगल डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन पार्लियामेंट और इन असेंबलीज। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो फेडरल शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करेगी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। इसके अलावा इनकी परफॉर्मेंस पे भी नज़र रखेगी। ठीक है, अब वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आया कि उनके फैसले एक न्यूट्रल हैं, इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हैं या नहीं, ये सब भी चेक करेगी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, JCP। अब अगर हम 26 अमेंडमेंट को वाइंड अप करें और एक इसको सम अप करें कि क्या है, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। 26 अमेंडमेंट को हमने तफसील से पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने समझा कि अमेंडमेंट क्या होती है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे अमेंडमेंट क्या होती है, हमें आगे का कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले हमने समझा अमेंडमेंट क्या होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में नए चेंजेस या एडिशन जो लाए जाते हैं उनको अमेंडमेंट कहा जाता है। 26 अमेंडमेंट को हिस्ट्री में एक बहुत चेंज, मतलब एक रिमार्केबल कहा गया है, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 26 अमेंडमेंट 21 अक्टूबर को लाई गई। इसमें बेसिकली जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल पावर, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, रिमूवल ऑफ सू मोटो, ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। उसके अलावा जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम हटें तो इसमें इन्वायरमेंट के हवाले से क्लॉज लाया गया है। उसमें कहा गया है कि क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीज़न। उसके बाद एबॉलिशमेंट ऑफ रिबा टिल 1 जनवरी 2028 2028। ठीक है, उसके अलावा इलेक्शन चीफ कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक कोई नई रिप्लेसमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। बेसिकली ये इन्हीं 26 अमेंडमेंट इन्हीं 3 चीज़ों के गिर्द घूमता है। जुडिशियल, ज़्यादातर फोकस इसका जुडिशियल है, एक क्लॉज इन्वायरमेंट के हवाले से मिल जाता है और एक रिबा के हवाले से। अब जो 26 अमेंडमेंट आई है इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई है, काफ़ी लोगों ने कहा है, अगर लीगल कम्युनिटी का देखा जाए तो लीगल कम्युनिटी तो एक ही बात कर रही है विच इज़ ऑल्सो करेक्ट कि 26 अमेंडमेंट से जो एक जुडिशियल इंडिपेंडेंस की थी उसको ख़त्म कर दिया गया। ये 3 डिकेड्स में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर दिया गया। तो ऑब्वियसली लीगल कम्युनिटी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। उसके अलावा अगर बिलावल भुट्टो या अगर अदर पॉलिटिकल लीडर्स को देखा जाए तो उनका इसके बारे में काफ़ी पॉजिटिव रिमार्क्स हैं। वो बिलावल भुट्टो का एक बयान है कि प्रायर द जुडिशरी हैड अंडरमाइंड द डेमोक्रेसी एंड स्ट्रेंथेंड मिलिट्री रूल्स। मतलब कि पहले जो जुडिशरी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी या इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी थी वो डेमोक्रेसी को कम करती थी और मिलिट्री रूल्स को ज़्यादा परवान चढ़ाती थी। यार अब क्या सही है क्या गलत है इस पर तो तबसरा करना एक अलग डिबेट है, लेकिन 26 अमेंडमेंट है वो इन्फोर्स हो चुकी है। अब अगर इसको फ़िलहाल यही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है।
इसके लिए कराची बार की तरफ से एक पिटीशन तो दायर की गई है, लेकिन फ़िलहाल वो सिर्फ पिटीशन ही है। तो खैर 26 अमेंडमेंट को आज हमने तफसील से पढ़ा और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं कोई इम्प्रूव लेक्चर्स के लिए लेकर आऊँगी और डिटेल में। उसके अलावा भी मज़ीद हम लॉ के हवाले से या डिफरेंट टेस्ट की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोस में बनाती रहती हूँ और बनाऊँगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ताज़ा तरीन मालूमात से आगाह रहें। शुक्रिया।